हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी बिजनेस स्टडीज की प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अच्छा, क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर? तो हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कि एक्चुअली प्लानिंग कहते किसे हैं, प्लानिंग का क्या मीनिंग है, प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है। देन हम लोगों ने डिस्कस करा था फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स को ही हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। देन थर्ड हम लोगों ने डिस्कस करा था सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। सिग्निफिकेंस को ही हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। तो 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। आज के पार्ट के अंदर अगेन हम लोग 2 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग करी कैसे जाती है, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की क्या कमियां होती हैं, प्लानिंग के क्या डीमेरिट्स हैं। तो लिमिटेशंस के अंदर हम लोग एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे एंड इंटरनल लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमें ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। देन कल इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो आएगी, इसका पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखो, टाइप्स ऑफ प्लान्स जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीटेड था, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल हमें टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ना है। तो कल प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट करके वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस की प्लानिंग एक्चुअली करते कैसे हैं, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो देखो, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को विद एग्जाम्पल हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं कौन कौन से 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देन सेकंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड स्टेप है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद में है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। देन सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। तो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 1 बाय 1 डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें क्या अचीव करना है। जितने भी पॉलिसीज, मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। The first step in the process of planning is setting up of objectives. Planning के process के अंदर जो first step है वो क्या है? Objectives को decide करना, objectives set करना। Because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only. क्योंकि हम लोग जितनी भी policies बनाते हैं, जितने भी procedures बनाते हैं, जितने भी methods frame करते हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए frame करी जाती हैं ताकि हम हमारे objectives को achieve कर सके। क्लियर है यहाँ तक? मैनेजर सेट अप ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ द कंपनी एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करता है तब मैनेजर अपने दिमाग के अंदर रखता है कि कंपनी का एक्चुअल गोल क्या है, कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है। देखो, कंपनी का जो गोल है वो सेल्स मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, कंपनी का जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। तो जब मैनेजर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं तब मैनेजर्स अपने दिमाग के अंदर रखते हैं कि कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है। प्लस एक चीज और दिमाग में रखी जाती है, कंपनी के फिजिकल रिसोर्सेज, कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भाई उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं या नहीं। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं कंपनी के असेट्स, कंपनी के पास में रिक्वायर्ड प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी भी है या नहीं जिनकी हेल्प से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। कंपनी के पास में इतना फाइनेंस भी अवेलेबल है या नहीं, इतना मनी अवेलेबल है या नहीं जिनसे वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाए। तो मैनेजर्स जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं तो उन्हें दिमाग में रखना है कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी के पास में रिक्वायर्ड फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं या नहीं।
मैनेजर्स प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। जब मैनेजर्स गोल सेट करते हैं तो वो कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली अचीव किया जा सके, जिन्हें जल्दी से अचीव किया जा सके, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। और साथ में मैनेजर एक टाइम की लिमिट भी दे देते हैं, एक डेडलाइन भी दे देते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं, ये डेडलाइन हमें क्रॉस नहीं करनी है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो क्विकली अचीव किए जा सके, जिनको अचीव करने के लिए हमारे पास में फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो, कंपनी के गोल का भी हमें ध्यान रखना है, और जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम एक स्पेसिफिक टाइम की लिमिट के अंदर अचीव कर सके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड स्टेप क्या आता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्या? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देखो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एग्जाम में ये इंडिविजुअली भी अकेला 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रीमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। ध्यान से समझना, कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कंपनी का जो पास्ट में प्लान रहा था, पास्ट वाले प्लान की क्या सक्सेस थी, पास्ट वाला प्लान सही रहा, गलत रहा, कैसा रहा, तो कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, अपने पास्ट वाले प्लान के बेसिस पर, अपने एग्जिस्टिंग प्लान के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एक भविष्यवाणी होती है ना, एक फोरकास्टिंग होती है, एक अनुमान लगाया जाता है यार फ्यूचर में क्या हो सकता है। उन चीज़ों को बोला जाता है अजम्पशंस, कि पास्ट में इतनी डिमांड थी तो फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, पास्ट में गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी तो फ्यूचर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, पास्ट में हमारे कॉम्पिटिटर ने ऐसा किया था तो फ्यूचर में हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है, पास्ट के अंदर टैक्सेस इंक्रीज हुए थे, टैक्स की रेट इंक्रीज हुई थी, तो क्या फ्यूचर के अंदर भी टैक्स की रेट इंक्रीज हो सकती है क्या। तो कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट के प्लान्स की सक्सेस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करती है, कुछ अनुमान लगाती है, कुछ फोरकास्टिंग करती है। इन्हीं अजम्पशंस को बोला जाता है प्रीमाइसेस। क्या समझे कि कंपनी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, पास्ट के प्लान की सक्सेस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक तुक्का, एक अनुमान, उन्हीं को बोला जाता है प्रीमाइसेस। तो सेकंड स्टेप क्या है? प्रीमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। अब ये जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस मतलब ये जो अजम्पशंस है, जो अनुमान है, ये क्या है? बेस है, इसके बेसिस पर ही फर्दर प्लान्स बनाए जाते हैं। It is a kind of forecast made keeping in mind past experiences and existing plans। अभी मैंने बताया हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एग्जिस्टिंग जो प्लान है, प्रीवियस प्लान्स, उनके बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड फोरकास्टिंग करते हैं। इस फोरकास्टिंग को ही बोला जाता है प्रीमाइसेस। अब कुछ एग्जाम्पल भी है। कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई पास्ट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड थी तो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। चेंज इन गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट की और कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसी रह सकती है, उससे रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। टैक्स के अंदर कितना चेंज आ सकता है, टैक्स रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये सब चीजें पहले से सोची जाती हैं, पहले से प्रीमाइसेस डेवलप किए जाते हैं, देन उन्हीं के बेसिस पर फर्दर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या है? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। क्या? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि उसे ये अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, कितने परसेंट से? 10% से। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। अब किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि भाई सेल्स इंक्रीज हो सकती है कस्टमर्स को डिस्काउंट देके, कस्टमर को 5% डिस्काउंट दे दिया। सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंडिचर करके, अपने प्रोडक्ट का अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करवाओ तो एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंडिचर करके भी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। मैं कहती हूँ डोर टू डोर सेल वाली सर्विसेज दे दो, डोर टू डोर सेल वाली सर्विस दे दो, एक सेल्समैन अपॉइंट करो जो डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। मैं कहती हूँ उसी ब्रांड के अंदर एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च कर दो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो भी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। कस्टमर्स को हम लोग गिफ्ट्स दे सकते हैं, कस्टमर्स को हम लोग फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, या फिर कैशबैक दे सकते हैं कस्टमर्स को। तो बहुत सारे तरीके हैं सेल्स को इंक्रीज करने के। तो क्या समझे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया,
और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्हीं वेज को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव्स। तो लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। उन सब ऑल्टरनेटिव्स को लिखना, उनकी एक लिस्ट बनाना कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए मैनेजर ने, मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब मैनेजर्स क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये सारे ऑल्टरनेटिव्स वो लिखते हैं, सारे तरीके लिखते हैं थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव ऑब्जेक्टिव, जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। देयर आर मैनी वेज टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास में? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है भाई, हम लोगों ने हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी तरीके हैं, सारे ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली, सारे तरीकों को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हमें हमारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, उनके बारे में समझना है कि भाई इस ऑल्टरनेटिव के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द प्रीमाइसेस सपोर्टिंग दैम, हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सब ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बना ली। हमें पता है हम लोगों ने प्रीमाइसेस पहले से डेवलप कर लिए थे सेकंड स्टेप के अंदर, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी अजम्पशंस हैं वो हम लोगों ने सेट कर लिए। ये अजम्पशंस क्या है? बेस है, इनके बेसिस पर हम लोग हमारा फ्यूचर प्लान बनाएंगे। तो ये काम हो गया। अब मैनेजर क्या करता है? अब मैनेजर ईच एंड एवरी प्लान को इवैल्यूएट करता है। मैनेजर नोट्स डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। मैनेजर क्या करेगा? हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखेगा। देखो हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर ऑल्टरनेटिव के कुछ मेरिट्स भी होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि हर ऑल्टरनेटिव के अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑल्टरनेटिव के अंदर कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है तो मैनेजर इन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, हम हमारी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे के कैश बैक दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स को हम लोग फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं, डोर टू डोर हम लोग सेल कर सकते हैं, डोर टू डोर सेल करने के लिए हम लोग सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट पर एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, हम हमारे ही ब्रांड के अंदर एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि हमारी प्रोडक्ट लाइन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या थे? अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे। तो हर ऑल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, मैनेजर उनको नोट डाउन करेगा। द मैनेजर एलिमिनेट्स द ऑल्टरनेटिव्स विद मोर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जिनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कम है, उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हम नई प्रोडक्ट लाइन भी लॉन्च नहीं कर सकते, हम नया प्रोडक्ट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि नया प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजर पहले ही इन दोनों को एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेशन वर्ड रियलिटी शोज के अंदर भी सुना होगा ना कि आज कौन एलिमिनेट होगा, कौन हटेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें पसंद नहीं आया, कौन से ऑल्टरनेटिव के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, उसे पहले ही हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ये एंड नहीं है, एन है। अब जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बचे हुए ऑल्टरनेटिव्स के अंदर, उसमें से हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स बचे हैं उसमें से हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। Sometimes instead of selecting one alternative, कई बार सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की बजाय a combination of different alternatives can be selected। हम लोग एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स के कॉम्बिनेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ हम हमारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे और हम हमारे कस्टमर्स को डोर टू डोर सेल की सर्विस भी देंगे। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें, हम एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट आइडियल प्लान, अच्छा सबसे अच्छा प्लान, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा होता है? विच इज मोस्ट फियसिबल, जो सबसे ज़्यादा फियसिबल है। फियसिबल मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कि प्लान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्लान देखने में बहुत अच्छा लगता
है, बट एक्चुअली हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन होती है बहुत बार। तो एक अच्छा प्लान वो होता है जो मोस्ट फीasible हो, जिस प्लान को अचीव करने के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट फिजिकल रिसोर्सेज भी हो, यानी कि सफिशिएंट असेट्स भी हो, प्लांट मशीनरी वो टेक्नोलॉजी भी हो, सफिशिएंट फाइनेंस भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सुनने में सोचने में वो प्लान अच्छा लगे, प्लान ऐसा हो जिसे हम वाकई में इम्प्लीमेंट कर सकें, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जो कंपनी को प्रॉफिट देकर जाए, जिसकी कॉस्ट कम से कम आए, एंड विथ लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम से कम हो। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, अब हम लोगों ने हमारा मेन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मेन प्लान हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया कि हम हमारे कस्टमर्स को सपोज डिस्काउंट देंगे, ये हमारा मेन प्लान है। The organization has to make number of small plans to support the main plan. इस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे से स्मॉल प्लान्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेन प्लान है कि आपको 12th के अंदर 95% से अबव लेकर आनी है, ये क्या है आपका मेन प्लान। अब इस मेन प्लान को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते हो कि आपको आज के दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल के दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक वीक के अंदर आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है, यूटी के अंदर अच्छा स्कोर करना है, आपके मिड टर्म्स में अच्छा स्कोर करना है, और प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है। ये क्या है, छोटे छोटे से स्मॉल प्लान्स हैं। तो मेन प्लान बनाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे से वो प्लान्स बनाते हैं, स्मॉल प्लान्स बनाते हैं। दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू रूटीन डे टू डे जॉब्स। ये प्लान्स कैसे होते हैं, रूटीन डे टू डे जॉब से रिलेटेड होते हैं कि डेली की एक्टिविटीज किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, डेली एक्टिविटीज किस तरह से करनी है। These plans are also known as derivative plans। अच्छा, इन स्मॉल प्लान्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन स्मॉल प्लान्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव प्लान, बिकॉज दीज प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर प्लान। बिकॉज ये प्लान्स कहाँ से निकल कर आते हैं, कहाँ से बनते हैं, मेजर प्लान से बनते हैं। मेजर प्लान्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे से प्लान्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव प्लान। तो 5 स्टेप्स हो गए। अब 6th स्टेप फाइनली क्या है, हम लोगों ने हमारा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस तरह से हम ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से अचीव करेंगे। अब हम एक्चुअली हमारे प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। 6th स्टेप इज implementing the plan. The managers prepare the main and supportive plans on paper। ठीक है भाई, मैनेजर ने मेन प्लान बना लिया कि कस्टमर्स को डिस्काउंट दे के हम लोग हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगे, एंड सपोर्टिव प्लान, और उसके लिए हम लोगों ने सपोर्टिव प्लान भी बना लिया, बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स भी बना लिए। नाउ दीज प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन। अब एक्चुअली हम लोग इन प्लान्स को एक्शन के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब एक्चुअली हम हमारे प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। The managers start communicating the plans to all the employees very clearly। अब मैनेजर्स क्या करते हैं, जो भी प्लान बनाया है उसे कम्युनिकेट करते हैं, किसको, सारे एम्प्लॉयज़ को, और कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज द एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान्स। देखो, मैनेजर का तो काम था प्लान बनाना, बट एक्चुअली उस प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उस प्लान पर काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़। तो प्लान बनाने के बाद में मैनेजर का काम होता है सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत ही क्लियरली वो प्लान क्या करा जाए, कम्युनिकेट किया जाए कि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द ओनली वन जो उस प्लान को कंटिन्यू करने वाले हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब भाई 7th स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। देखो, ऐसा नहीं है कि प्लान बनाया, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, प्लान को लागू कर दिया, अब मैनेजर का काम खत्म। ऐसा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, प्लानिंग चलती जाती है। मैनेजर्स जॉब डज नॉट एंड सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। कि भाई मैनेजर की जो जॉब है वो प्लान को एक्शन में लेकर आने से, प्लान को इम्प्लीमेंट करने से 6th स्टेप में ही खत्म नहीं होती। द मैनेजर्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द प्लान केयरफुली। मैनेजर को क्या करना होता है, कंटिन्यूसली उस प्लान को मॉनिटर करना होता है कि प्लान सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जब वो प्लान इम्प्लीमेंट होता है।
Managers verify whether the conditions and predictions assumed in plans are holding true in present situation or not. अब managers यहाँ पर एक काम और करते हैं, managers देखते हैं कि भाई जो हम लोगों ने assumption सेट करे थे, जो हम लोगों ने पहले से अनुमान लगाया था कि फ्यूचर के अंदर ये होगा, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारा प्लान चलेगा, फ्यूचर के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर की ये पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी, क्या सही में फ्यूचर के अंदर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा एक्चुअली हम लोगों ने प्लान करा था, क्या चीज़ें उस तरह से चल रही हैं या नहीं चल रही। Managers have to make changes in plan according to the changes taking place in business environment. और अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारा प्लान हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदल दी जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी जो हमारे प्लान के अगेंस्ट है, टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, कंट्री के अंदर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, कोई भी ऐसा चेंज आ गया जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैनेजर को अपने प्लान के अंदर भी चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, मैनेजर को अपने प्लान को भी मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्या थे हमारे प्लानिंग के स्टेप्स, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन क्या करते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करते हैं जिन्हें बोला जाता है प्रीमाइसेस, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब हर तरीके को क्या करा जाएगा, इवैल्यूएट करा जाएगा, उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स लिखे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, देन क्या करना है, हमें हमारे प्लान को फाइनली इम्प्लीमेंट करना है, एंड द लास्ट स्टेप इज देखेंगे प्लान जब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि प्लान सही चल रहा है या नहीं चल रहा, हमने जैसा सोचा था वैसे प्लान वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारे प्लान के अंदर चेंजेस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक का आपका क्लियर है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, प्लानिंग के क्या डीमेरिट्स हैं। तो लिमिटेशंस को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, देन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी इंक्रीज होती है, रिजिडिटी मतलब कि अब हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो प्लान बन गया उस प्लान को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। एक बार अगर प्लान बन जाता है तो मैनेजर्स एम्प्लॉयज सोचते हैं कि उस प्लान को एज इट इज फॉलो करो, उसके अंदर चेंजेस नहीं करते, क्योंकि देखो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक बार जब प्लान बन जाता है तो चाहे एनवायरनमेंट के अंदर कितने भी चेंजेस आए, मैनेजर्स सोचते हैं उसी प्लान को कंटिन्यू करते हैं, उसी प्लान को चलाते रहते हैं। तो प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सेकेंड लिमिटेशन है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखो डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये कैसा है, डायनेमिक इन नेचर। कभी भी कुछ भी चेंजेस आते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, तो कभी कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, कभी कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी टैक्स रेट्स इंक्रीज हो जाती हैं, कभी डिक्रीज होती हैं, कभी सब्सिडी, कभी कंज्यूमर के ही टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है। तो एनवायरनमेंट के अंदर कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं, और ऐसे केस के अंदर प्लानिंग वर्क नहीं कर सकती। देखो प्लानिंग क्यों करी जाती है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर से रिलेटेड हम लोग प्लान करते हैं, और मान लो फ्यूचर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो हमारा प्लान तो फेल हो जाएगा, हमारा प्लान तो वर्क ही नहीं करेगा। हम लोगों ने कोई प्लानिंग करी थी पुराने टैक्सेशन के हिसाब से, और अचानक से कंट्री के अंदर जीएसटी आ गया, तो भाई हमारा पुराना प्लान तो वर्क ही नहीं करेगा। हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी थी और देखा कंट्री के अंदर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में, यानी कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, उसके अंदर वर्क नहीं करती। थर्ड इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो थ्योरेटिकली तो बोलते हैं कि जब प्लान्स बनाए जाते हैं तो हम लोग एम्प्लॉयज से डिस्कस करते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं, तो प्लान्स की वजह से इनोवेशन इंक्रीज होता है।
बट एक्चुअली जो बात करी जाए तो प्लान बनाने का काम किसका होता है, मैनेजर्स का होता है। बेसिकली देखा जाए कंपनीज के अंदर प्रैक्टिकली तो मैनेजर्स प्लान बनाते हैं और एम्प्लॉयज़ उस प्लान को एज इट इज़ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एम्प्लॉयज़ अपना सजेशन नहीं दे सकते कि भाई क्या है, कैसे है, और भी कुछ अलग तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ब्लाइंडली उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी डिक्रीज होती है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बिल्कुल प्लानिंग के अंदर बहुत पैसा खर्च होता है। देखो प्लानिंग के लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, प्लानिंग के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। प्लानिंग के प्रोसेस के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है, प्लानर्स को हायर करते हैं, उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो कि हमें एक्चुअली अचीव क्या करना है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, सब ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स को कंपेयर करो, देन बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो। उसके बाद में भी प्लानिंग का प्रोसेस खत्म नहीं होता, फॉलोअप चलता रहता है। तो प्लानिंग क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन के कामों के अंदर डिले भी हो जाता है। प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना तो फिर बहुत बड़ी बात है। सिक्स्थ इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। भाई ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। प्लान तो हम बहुत कुछ करते हैं, आज हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, बट हर बार ऐसा नहीं होता ना कि जैसे हमने प्लान करा है वैसे ही चीज़ें चले, वैसे ही हमें रिजल्ट मिले। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हो सकता है हम लोगों ने प्लान बनाया हो कि हम हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करेंगे 10% का, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी ऑलमोस्ट 15% से। ये प्लान बनाया, बट क्या गारंटी है ये प्लान वर्क करेगा। तो प्लान कभी भी हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता। हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई नेचुरल हजार्ड्स आ जाए, फ्यूचर के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए और हमारे कस्टमर्स सारे के सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास में चले जाएं। हो सकता है गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर दे, सब्सिडी डिक्रीज कर दे। तो प्लान्स कभी भी ये गारंटी नहीं देते कि हमें सक्सेस मिलेगी ही। तो ये क्या थे, कुछ इंटरनल लिमिटेशंस थे प्लानिंग के। अब लास्ट है हमारा एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, अर्थक्वेक्स आ गए, फेमाइंस आ गए, फ्लड्स आ गए, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमारे कंट्रोल के अंदर ही नहीं है, जो पूरी की पूरी नेचर पर निर्भर करती है, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हमारे प्लान्स वर्क नहीं करेंगे, हमारे प्लान्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी, हमारा कॉम्पिटिटर कोई ऐसी पॉलिसी ले आया जो हमारे प्लान के अगेंस्ट है, तो हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हमारा कॉम्पिटिटर कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ गया कि वो कस्टमर्स को और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, कस्टमर को और ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास में जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज नहीं हो पाएंगी एज पर आवर प्लान। अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन के अंदर कोई चेंज आ जाता है, ट्रेंड में चेंज आ जाता है और ये चीज़ें हमारे प्लान के अगेंस्ट हैं, तो सॉरी हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा, हमारा प्लान फेल होगा। कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर और हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड था। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, लोग उसको मांगते नहीं है, लोग वैसा प्रोडक्ट नहीं मांगते, उस टेक्नोलॉजी से काम करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, सब लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, तो सॉरी इन दैट केस भी हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा। लास्ट है गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल टैक्स की रेट्स इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना कम कर दिया है। इस तरह का कोई चेंज अगर कंट्री के अंदर आता है तो उसकी वजह से भी हमारा प्लानिंग प्रोसेस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी हमारा प्लान फेल होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, प्लानिंग के इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस। तो आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस, देन हम लोगों ने डिस्कस करा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब कल एक वीडियो और आएगी, वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स हम लोग कल डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करके देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग।
सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है इन वीडियोस से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, पहले वीडियो बनाना होता है, देन उसे एडिट करना होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो बस आपकी तरफ से एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे क्या है, एक मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियोज़ को अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और किस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। So see you in the next video. Bye for now.